Namaskar, myself Digvijay, and I'm welcoming every one of you on my channel, The Real Biology. So, this is the platform where we can learn, where we can just discuss about the hot topics and burning topics which is going in the country as well as in the entire world. Today, we'll talk about Manipur issue. The ongoing violence in Manipur is very disturbing, very horrific. आप सभी ने यहाँ पे एक इमेज देखी होगी, सर्कुलेट हो रही है, छोटी सी वायरल वीडियोज आई थी जो मई में रिकॉर्ड की गई थी वहां पे. And due to the blockage of internet services access of internet is blocked over there. Therefore that video came little late. वहां पे औरतों को नेकेड करके वहां के सड़कों पे घुमाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है उनसे. And allegedly the women have been raped too in Manipur. So what is the reason behind this ongoing violence in Manipur? क्या स्टेट गवर्नमेंट रीजन है इसके लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या मीडिया है? जो मीडिया को सीमा हैदर का केस दिखाने में टीआरपी मिलता है, और टीआरपी उसको देता कौन है? हम और आप देते हैं मिलकर. चटकारे लेते हुए घर पे देखते हैं, पंजाबी गाने पे डांस कर लेती है, अपनी प्यार की दूर छोड़ के चली आई, टीआरपी मिलती है, और देता टीआरपी हम है. तो मिनिस्ट्री मीडिया दिखाएगी क्या जो हम देखना चाहते हैं? तो मीडिया के साथ कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं. इंडिया वर्सेस एनडीए का डिबेट चल रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन जीतेगी 24 की या एनडीए जीतेगी मोदी जी की सरकार. अरे वो तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन, बट व्हाट अबाउट अस? मीडिया चौथी पिलर कही जाती है भारत की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चौथी पिलर कही जाती है. एक पिलर मिलकर सारे तीन पिलर को ढहा देगी. इट विल डिस्ट्रक्ट एंड वैनिश ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज परसेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. And if you create some false consciousness or perception, then that will chaos throughout. थोड़ा हम पहले जानते हैं कि what is the reason behind मणिपुर, मणिपुर के इतिहास को जानते हैं. तो जैसा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था, और हमने एनेक्सेशन किया मणिपुर का वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. तभी हमने मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया. बाद में 1972 में मणिपुर हैज बीन ग्रांटेड एंड रिवार्डेड एज फुल फ्लेज्ड स्टेट. मणिपुर में शुरू से हिंसा रहा है. मणिपुर नहीं, अगर मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज हैज बीन अ ग्रिप इन द टर्मोइल ऑफ वायलेंस. और वो वायलेंस क्रिएट करने के पीछे क्या है? द ब्रिटिशर्स, द ब्लडी वाइट ब्लड्स ब्रिटिशर्स. उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया. फूट डालो और राज करो की नीति उनकी इतनी प्रीवैलेंट थी वहां पे कि पूरे आदिवासी समाज के लोग वहां के हमको दीकूज बुलाते थे. एंड दे थॉट वी कैन इंट्रूज एंड कंटेमिनेट देयर रिचुअल्स, देयर ट्रेडिशंस. और हम करते भी तो थे सेठ साहूकार के माध्यम से. तो उनकी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट अलग हुआ, हमारा अलग हुआ. तो जब हम भारत में उनका एनेक्सेशन हुआ, जब भारत में उनको मिलाया गया, फुल फ्लेज राज्य का दर्जा दिया गया, फिर भी असम में, मणिपुर में, मेघालय में और नागालैंड में, पहले तो असम ही था, असम से सारे राज्य बाद में बने. तो वहां पे जो डेमोग्राफी थी, जो उनकी रीजनलिज्म थी, वो इतनी ज्यादा प्रीवैलेंट थी कि बाद में वहां पे कुछ माओइस्ट और टेररिस्ट संगठन भी बने जो नहीं चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा रहें. और कहीं ना कहीं उनके लिहाज से सही था कि गलत था, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट. तो मणिपुर में हमेशा एक वायलेंस रहा है. अब हम बात करते हैं कि जो ऑनगोइंग वायलेंस है उसके पीछे रीजन क्या है. उसके पीछे कुछ रीजन है, उसमें 3 रीजन प्रमुख रूप से सामने आते हैं. और इससे पहले हम जानेंगे कि मणिपुर का जियोग्राफिक लोकेशन कैसा है और वहां के डेमोग्राफिक जनजातीय वहां पर व्यवस्था कैसा है. तो मणिपुर मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिली रीजन और एक वैली रीजन. जो वैली वाला क्षेत्र है वो समतल है, और जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल उसी वैली रीजन में आती है. और मेती कम्युनिटी जो वहां की 53% डेमोग्राफी का हिस्सा है, 53% ऑफ डेमोग्राफी, दे हैव बीन रेसिडेंट ऑफ दैट वैली एरिया. तो 10% है टोटल वहां के भूभाग का. Rest in 90% in hilly region, there are 2 community who are residing, Kukis and Naga. और हिली रीजन में रहते हैं. They have in hilly region contains slope, gradients. The agriculture practices are little different, and the settlement is always in very sequential and chronological matter. तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा सेटलमेंट मुश्किल है, थोड़ा लाइवलीहुड मुश्किल है. बट वैली रीजन में सब कुछ आसान है, बड़े बड़े शहर हैं, इम्फाल है, एयरपोर्ट्स है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा ज्यादा है. तो क्या हुआ कि जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं उनको इन हिली रीजन में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है.
तो उनका क्या तर्क था? दे हैव बीन कंटिन्यूअसली प्रोटेस्टिंग रिगार्डिंग दिस मैटर दैट वी कांट बाय लैंड्स इन हिली एरिया, बट our population is 55% and we are residing in the 10% वैली रीजन। बट वो भी श्रिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपको हिली रीजन के जो नागाजल कुकी लोग हैं वो यहाँ पे इंट्रूज कर रहे हैं, श्रिंकिंग कर रहे हैं उस जगह को। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम वैली के बाहर भी अपना सेटलमेंट करें और जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। बाद में दूसरी बात ये थी कि जो वहां कुकी और नागा कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में है, वहां पे 43% के आसपास पॉपुलेशन है उनका, तो उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का। एंड एसटी का दर्जा मिला हुआ तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके, एजुकेशनल संस्थान में, सरकारी संस्थानों में उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। जल जंगल जमीन पे अधिकार ज्यादा होता है उनका, बिकॉज दे आर शेड्यूल ट्राइब, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल ट्राइब। और मेती कम्युनिटी में ओबीसी हिंदू ज्यादा लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि वो भी इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाए। कहीं ना कहीं वो भी अनप्रिविलेज्ड हैं, वो भी अनटचेबल्स हैं। अनटचेबल इन नॉट इन मैटर ऑफ रेसिज्म, अनटचेबल मतलब विकास से अनटचेबल है। तो उनका भी तर्क था कि हमको भी स्टेटस मिलना चाहिए, हमको भी जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हम भी यहाँ से, हमारा जो सेटलमेंट है वैली से अलग होकर हिली रीजन में जाए, हम भी अपना प्रसार करें थोड़ा सा। तो उनके कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट से वहां के हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट टोल्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रीथिंक अबाउट देयर स्टेटस, देयर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, एंड दे कैन आल्सो रिवार्ड देम द परमिशन टू बाय एंड सेल लैंड्स आउटसाइड द वैली एरिया। अब हाईकोर्ट ने ये बोला, अब हाईकोर्ट ने बोला तो बात सबसे ज्यादा ट्रिगर किसको हुई? कुकीज और नागा को। वो बोले कि अरे भाई ये पहले से प्रिविलेज है, पहले से ये रहते हैं वैली रीजन में, अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया, जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार मिल गया, तब तो फिर क्या होगा? तब तो फिर पूरा हमारा जो अभी फ्रेमवर्क है पूरा एक तरह से तहस नहस होगा, कंपटीशन हमारे यहाँ बढ़ जाएगा, हम पहले ही रीजन में रहते हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात क्या थी कि अभी जैसे पाकिस्तान परेशान करता है हमको जम्मू कश्मीर में बार बार अपने स्पॉन्सर टेररिज्म से, सेम उसी प्रकार मणिपुर की जो प्रोलॉन्ग बाउंड्री हैज बीन टच्ड विद म्यांमार, एंड म्यांमार, मार्क माय वर्ड, इज द नेक्स्ट फेल्ड स्टेट इन एशिया। फेल्ड स्टेट है, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, ऑटोक्रेसी है, अराजकता है, सेना का शासन है वहां पे। तो मणिपुर क्या है? मणिपुर के पास म्यांमार का जो रीजन है वो ड्रग्स ट्रैफिक का केंद्र है पूरे एशिया का। वहां 3 कंट्री जिनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये तीनों देश आते हैं। ये तीनों मणिपुर के रास्ते से होते हुए ड्रग्स को ट्रैफिक करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और उससे क्या होता है कि वहां मणिपुर के जो लोग हैं वो शिकार हो रहे थे इन ड्रग्स का, और जो इलीगल सेटलमेंट बनाए गए थे हिली एरिया में जहां नागा और कुकी रहते हैं, तो मणिपुर की सरकार ने उनको इवैक्यूएट करने को बोला। अगर वो उसको इवैक्यूएट कर देंगे तो सब सिंचुअली वहां पे क्या होगा? वहां पे जो उनका जो ड्रग ट्रैफिक का जो रूट है वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक सेकंड ट्रिगर ये थी। अब इन दोनों ट्रिगर होने के बाद चूरा चांदपुर एक वहां का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सारे कुकी और नागा लोग इकट्ठा हुए और वहां पे उन्होंने आंदोलन करना चालू किया। और पिछले 3 महीनों से इतनी भयावह स्थिति है कि वहां 200 लोग मर चुके हैं, एंड 50,000 पीपल्स आर लिविंग देयर लाइफ एज रेफ्यूजीज। दे आर क्रेविंग merely फॉर द बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, etc. FMCG also not being available to them at that rapid rate. उसके बाद इन सारी सिचुएशंस के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि वहां क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम बात करते हैं। पहली सॉल्यूशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी जोर देके इसको बात को बोला है कि द जजमेंट, जुडिशियल जजमेंट इज नॉट मेयरली सफिशिएंट टू ग्रांट और रिवार्ड एनी रिजर्वेशन स्टेटस टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि सिर्फ जजमेंट के माध्यम से आप किसी को रिजर्वेशन का स्टेटस नहीं दे सकते हैं, तो ये पूरा तो खेल हो गया मिसकम्युनिकेशन का। कम्युनिकेट लोगों को हुआ ही नहीं, और वहां के कुछ लोकल जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको एक एज अपॉर्चुनिटी लेकर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो प्रोटेस्ट करना चालू किया तो उसके पीछे पूरा रीजन क्या है? मिसकम्युनिकेशन का। कम्युनिकेट लोगों के पास हुआ ही नहीं ऐसा बात कि ऐसा कुछ नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जब तक कोई लॉ नहीं बनाती है तब तक तो एसटी का दर्जा किसी को मिल ही नहीं सकता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो मिसकम्युनिकेशन दूर कौन कर सकता था? मीडिया कर सकती थी। लेकिन आपको शुरू में मैंने बताया कि सीमा हैदर के केस में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा था तालिबानियों द्वारा, कौन बुर्का नहीं पहन सकता है, कौन क्या कर सकता है, एक एक पल की खबर दे रहे थे मीडिया वाले आपको। हम सुन भी रहे थे, रशिया यूक्रेन का वार सुन रहे थे, लेकिन इतनी छोटी बातों को मेन स्ट्रीम मीडिया कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी क्या?
दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर के बाद म्यांमार का हम कैसे कितना अच्छे से उपाय करते हैं, वहां का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितने अच्छे से करते हैं। हमको वहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। हमारी बीएसएफ वहां पे सिक्योरिटी करती है और वो जी जान से वहां मेहनत करते हैं, और उनके जी जान से मेहनत के पीछे वहां की जो बॉर्डर एरियाज है इतने पोरस हैं, वेटलैंड्स हैं, मार्सी लैंड्स हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, क्योंकि वहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसके चलते वहां पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी काफी अधिक है। तो जब तक हम वहां पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग का व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक वहां पे हम ट्रैफिकिंग को रोक नहीं सकते हैं, और जब तक ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं रुकेगी तब तक वो क्या करेंगे, हमारे मणिपुर के और हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको इंट्रूज करेंगे, वो उनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे और पैनिक क्रिएट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2-3 काम ऐसा करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग का काम करें, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें जो वहां पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दे पाए। सिर्फ मणिपुर नहीं, आज मणिपुर जल रहा है, कल अरुणाचल प्रदेश जल सकता है, परसों आसाम, उसके बाद से नागालैंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम विद अ वेरी लेजिटिमेट फॉर्म, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेबल है। मोदी सरकार ने, हम कह सकते हैं कि बीआरओ के माध्यम से काफी मार्वेलस काम किया है। वहां पे पूरे नॉर्थ ईस्ट को पहली बार एहसास हुआ है कि वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू दिस ऑनगोइंग गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो आपको इन सारी सुविधाओं के अलावा क्या आज ये डिमांड है कि क्या हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्या राष्ट्रपति शासन इस बात का उपाय है क्या? तो राष्ट्रपति शासन इस बात का उपाय है कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक एन इनिशिएटिव एज सून एज पॉसिबल, और उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इज फेल्ड इन मणिपुर देन वी हैव टू टेक सम इनिशिएटिव रिगार्डिंग दैट। तो यही रीजन है आपको मणिपुर का इतनी थोड़ा सा जो सिचुएशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो ये मांग है, डिमांड है, तो कभी कम नहीं होगी। कभी जाट की थी, कभी गुज्जर की थी, कभी महाराष्ट्र में कोरेगांव पार्क में हिंसा हो जाता है किसी बात पे, तो कभी मणिपुर है। और दूसरी बात क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वहाँ का, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की और बैठकें होनी चाहिए। गृह मंत्री साहब को चाहिए कि एक अच्छा इनिशिएटिव बनाए जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के माध्यम से बैठ के और डायलॉग टेबल पे ही हो तो अच्छा है। दुनिया के किसी भी वर्ल्ड वार, दोनों वर्ल्ड वार में, एंड बोथ वर्ल्ड वार गेट रिजॉल्व ऑन द टेबल इटसेल्फ। तो डायलॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुषमा स्वराज कहा करती थी कि अगर हमको डायलॉग ही बाद में करना है तो शुरू से ही डायलॉग क्यों नहीं करें? व्हाई दिस वायलेंस? बस मिसकम्युनिकेशन है, मिसकैरेज है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।